नमस्कार। अर्णव लेजा की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम कक्षा 10वीं सिंचन भाग 2 का पाठ 1 हरिहर काका का पाठ का सार जाने। इस पाठ का आधा हिस्सा हमने पिछली वीडियो में देख लिया था, जान लिया था। आइए अब इसका भाग 2 पढ़ते हैं। इस पाठ के रचनाकार मिथिलेश्वर जी हैं। तो पिछले वाली वीडियो में हमने कौन कौन सी घटनाओं के बारे में चर्चा की थी, क्या खास बातें थी, तो आइए पहले जरा हम उनको थोड़ा दोहरा लेते हैं। हरिहर काका जो है एक सरल भोले और स्नेही वृद्ध किसान है। वो जो कथाकार है, कथाकार कौन, लेखक जो है मिथिलेश्वर। उनका बचपन हरिहर काका के सिने में बीतता है। हरिहर काका जो है कथाकार को बहुत प्यार करते हैं, कंधे पर बिठा के घुमाते वगैरह हैं, उससे खुलकर बातें करते हैं। लेकिन अब परिस्थिति आ गई है कि उन्होंने बोलना बंद कर दिया है। कुछ ऐसी घटना घटी जिनमें उन्होंने बोलना बंद कर दिया। वो क्या था वो हमने इसमें जाना था। हरिहर काका के जो गांव है, उस गांव में एक ठाकुर बाड़ी है, यानी मंदिर है। एक ऐसा ठाकुर बाड़ी है जिसके प्रति लोगों में अटूट आस्था थी। खुद हरिहर काका जो है वो 4 भाई हैं, सभी विवाहित थे। 3 उनके जो भाई हैं उनके बाल बच्चे भी हैं। लेकिन काका ने 2 शादियां की तो थी, मगर उनकी पत्नियां बेऔलाद स्वर्ग को सिधार गई थी। हरिहर काका का जो पूरा परिवार है, उनके पास सबके पास मिलाकर 60 बीघे जो खेत थे। हर एक के इसमें 15-15 बीघे आते हैं, तो काका के पास भी 15 बीघे जमीन है। काका की जमीन उपजाऊ जमीन है। अब उनके भाई उस जमीन को हथियाना चाहते हैं, क्योंकि हरे काका की कोई संतान है नहीं, पत्नी भी नहीं है कोई। भाइयों के साथ रह रहे हैं, उनके परिवार के साथ रह रहे हैं, तो इन भाइयों के मन में जो है लालच आ गया, तो वो इसकी जमीन को हथियाना चाहते हैं। परिवार में कहने को तो संयुक्त परिवार में रह रहे हैं, लेकिन संयुक्त परिवार में रहते हुए भी जो भाइयों की पत्नियां हैं, जो पहले तो उनका बहुत ख्याल रखा करती थी, लेकिन अब जो है वो उनको पानी तक नहीं पूछती। बीमार पड़ जाए तो कोई पानी देने वाला नहीं है। जो भाई की पत्नियां हैं, उनसे वो अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। शुरू शुरू में तो कहने पर अच्छा व्यवहार करती थी, देखभाल करती थी, लेकिन धीरे धीरे वो अपने पतियों पर तो ध्यान देती थी, लेकिन हरे काका पर ध्यान नहीं देती थी। बेचारा बीमार बूढ़ा पड़ा रहता था दलान में, कोई पूछने वाला नहीं होता था। तो हरिहर काका के मन में जो भाइयों के प्रति मोह था, वो अब भंग हो गया था। जो गांव का महंत है, वो भी हरिहर काका की जमीन को हथियाना चाहता था। उनकी निगाह भी उसमें थी। तो महंत ने क्या किया था, खूब जो है धर्म पुण्य की, स्वर्ग की, मोक्ष के लालच दे देकर जमीन जो है मठ के नाम करवाने की उनको कहता है। हरिहर काका जो है मीठी बातों और धार्मिक विचारों को उपदेश देने का कहता है। महंत जो है काका को बहुत मीठी-मीठी बातें कहता है, धार्मिक उपदेश देता है, ताकि किसी तरह से वो अपनी ज़मीन जो ठाकुर बाड़ी के नाम कर दे। लेकिन काका ने पहले तो स्पष्ट रूप से मना कर दिया था कि वो ज़मीन नहीं देंगे। अब महंत जो अपने सारे चेले चपाटों के साथ मिलकर दबाव देने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि काका को एक रात के लिए मठ में भी रखने की कोशिश की जाती है। लेकिन काका ने निर्णय किया था कि वो अपने जीते जी अपनी ज़मीन किसी के नाम नहीं करेंगे। हरिहर काका जो है महंत को नाराज नहीं करना चाहते थे। कारण ये था कि महंत के कारण ही अब उनके परिवार के, उनके भाई के जो है सब लोग जो हैं, वो सुख-सुविधाएँ ध्यान देते थे, उनका रखवाली करते थे, देखभाल करते थे। तो जो सुख-सुविधाएँ मिल रही थी भाई के परिवार से, अब उन्हें वो महंत के कारण नहीं थी। इसलिए वो महंत को भी दुखी नहीं करना चाहते थे। लेकिन महंत खुद है कैसा? महंत जो है लड़ाकू है, दबंग प्रवृत्ति का है। वो ज़मीन हथियाना चाहता है और ज़मीन हथियाने के लिए उसने योजना बना ली थी कि ऐसे तो सीधे हाथ पे ज़मीन नहीं आई, क्यों ना हम जो है इसको जो है अगवा कर लेते हैं और ज़मीन जो है अपने नाम लिखवा लेते हैं, ठाकुरबाड़ी के नाम लिखवा लेते हैं, बाद में कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो जो ठाकुरबाड़ी के जो साधु संत हैं, सारे मिलकर क्या करते हैं, अचानक रात को धावा बोल देते हैं, हथियारों से लैस होकर जाते हैं और जब तक उनके भाई लोग संभल पाते, गुहार लगाते, लोगों से कुछ निवेदन करते, चिल्ला आस-पास के लोगों को इकट्ठा करते, इतने में उन्होंने क्या किया, काका को अपनी पीठ पे लादा और वहाँ से चलते बने। अब आइए जो है इसका अगला भाग पढ़ते हैं। इससे पहले का भाग हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। तो आगे का भाग हम पढ़ते हैं। यहाँ आता है कि गाँव में कभी किसी ने ऐसी घटना देखी ना सुनी थी कि कोई ऐसे किसी को यूँ अगवा करके ले जाए। अब सारा गाँव जाग गया था। बहुत सारे शुभचिंतक थे, वहाँ जुट गए थे। कोई अपने दलान में है, मकान की छतों पे खड़े हैं, आस-पास की आहट लेने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या घर बातचीत चल रही है, खुद बातें करने लग गए। अब हरिहर काका जो थे, उनके भाई जो थे, वो भी अपने जो हरिहर काका को ढूँढने के लिए निकल पड़ते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था। पहले तो उन्हें ये शक हुआ कि जो महंत है, ये काम उसी का है, क्योंकि ज़मीन तो वो लिखवाना चाहता था ना। उनको लगा था कि ये जो महंत है, अपने दल-बल के साथ ठाकुर वहाँ आया होगा, तो ये लोग भी अपने दल-बल बनाकर जो है ठाकुरबाड़ी जा पहुँचे। लेकिन वहाँ जाके क्या देखते हैं कि वहाँ तो खामोशी है, शांति है, कोई शोर-शोर नहीं है। रोज़ की भांति इस समय जो है ठाकुरबाड़ी का कपाट भी बंद है, फाटक बंद है। रात का समय है, सन्नाटा, सब तरफ सूनापन व्याप्त है। थोड़ी देर को उनको लगा कि नहीं, ये काम महंत का नहीं हो सकता, शायद बाहर के डाकुओं का होगा।
अब डाकू लोग क्या करते हैं कि अगर चीज किसी को ले लेते हैं, किसी का अपहरण कर लेते हैं तो मोटी रकम लेते हैं। तो उनको लगा कि शायद ये कोई बाहर के डाकुओं का काम है, जो काका को जो है यहाँ से अगवा करके लेके शायद वो हट जाने के रूप में मोटी रकम लेंगे और फिर काका को मुक्त कर देंगे। अब वो सोचे कि अरे काका ढूंढने के लिए कहाँ जाएं। तो खोज के लिए निकले जितने भी लोग थे अब दूसरी दिशा की ओर प्रस्थान करने लगे, यानी चलने लगे। तभी अचानक जो है उन्हें ठाकुर बाड़ी के अंदर से थोड़ी सी आहट सुनाई थी, बातचीत सुनाई दी। आवाज धीमी थी। सबके कान खड़े हो गए। उनको यकीन हो गया कि हाँ, हरिहर काका जो है वो अंदर ही है, ठाकुर बाड़ी के अंदर ही है, क्योंकि हलचल शुरू हो गई थी। अब सोचना क्या था, वो लोगों ने क्या किया, फटाफट से फाटक को पीटना शुरू कर दिया, शोर शराबा करना शुरू कर दिया। जिस समय वो फाटक को पीटने लगे तो ठाकुर बाड़ी के ऊपर से, छत से जो था, रोड़े पत्थर जो ऊपर से गिरने लगे। अब ये लोग तितर बितर हो गए। यानी ठाकुर बाड़ी के अंदर जो लोग थे वो छतों पर चढ़े हुए थे, उस मंदिर के ऊपर से खड़े होकर इन लोगों पर प्रहार करने लगे थे, पत्थर वगैरह फेंकने लगे, रोड़े वगैरह फेंकने लगे। तो ये लोग तो भाग खड़े हुए, या कुछ ने अपने हथियार संभाल लिए। लेकिन इससे पहले जो था, जो अंदर के जो लोग थे, उन्होंने क्या किया, ठाकुर बाड़ी के कमरों से, खिड़कियों से फायरिंग फायरिंग करनी शुरू कर दी, यानी गोलीबारी करनी शुरू कर दी, गोली चलानी शुरू कर दी। अभी एक गोली जो थी वहां के जो बाहर खड़े थे लोग, उनमें से एक नौजवान के पैर पे लगी। सब लोग, जो भी लोग हरिहर काका को बचाने के लिए उनके भाइयों के साथ आए थे, उनके हित में काम करने वाले थे, वो सब भाग खड़े हुए, क्योंकि यहाँ तो दंगा भड़कने वाला हो गया था, गोलीबारी चलनी शुरू हो गई थी, पत्थर वत्थर फेंके जा रहे थे। तो जितने भी शुभचिंतक थे भाइयों के, वो सारे भाग खड़े हुए। अब बचे तो केवल 3 भाई थे। अब वो तीनों अपने बलबूते पे कैसे इतना बड़ा युद्ध जीत उठे? ये तो युद्ध की स्थिति बनी हुई थी कि गोलियां चल रही हो, पत्थर फेंके जा रहे हो, ऊपर से बहुत सारे लोग अंदर हो। तो उनको समझ तो आ गया कि हरिहर काका को इन्होंने बंदी बना रखा है। तो फटाफट दौड़े दौड़े अपने कस्बे के थाने पहुंच गए ताकि पुलिस की मदद ली जाए। उनको लगता था पुलिस की मदद से ये काम संभव हो सकता है। उधर जो ठाकुर बाड़ी के भीतर महंत है और उनके कुछ चंद विश्वासी साधु संत थे, उन्होंने क्या किया कि इस जो है हरिहर काका के साइन करवा लिए, क्योंकि हस्ताक्षर की जगह अंगूठे के निशान लगवा लिए, क्योंकि हरिहर काका तो अनपढ़ थे। तो उन्होंने क्या किया, हरिहर काका के अंगूठे के निशान जबरदस्ती सादे कागज पर और कुछ लिखे हुए कागजों पर करवा लिए। अब हरिहर काका जो थे महंत के इस व्यवहार से बहुत सदमे में आ गए। जैसे कोई आसमान से जमीन पे आ जाता है, गिर जाता है, वैसे उनको बहुत बड़ा आघात लगा, क्योंकि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि महंत का ये रूप भी होगा। अभी तक तो महंत को बहुत साधु सन्यासी जो मानते थे, पूजा पाठ वाला मानते थे, उनकी बड़ी आस्था थी। उनको लगता था कि महंत के कारण ही तो जो है उसके परिवार के लोग उसकी देखभाल कर रहे हैं। लेकिन महंत का ये रूप देखकर वो अचंभित रह जाते हैं। तो वो जिस महंत को बहुत आदरणीय समझते थे, श्रद्धा के योग्य समझते थे, उन्हें लगा कि ये तो महंत बहुत घृणा के योग्य, दुराचारी, पापी है। वो अब महंत की सूरत भी नहीं देखना चाहते थे। उन्हें अपने भाइयों का परिवार महंत की तुलना में ज्यादा पवित्र, नेक, अच्छा लगने लगा था। उनको लगता था कि वो किसी भी तरीके से ठाकुरबाड़ी से निकलकर अपने घर पहुंचे। घर पहुंचने के लिए उनको बहुत बेचैनी होने लगी। लेकिन यहाँ लोगों ने उनको पकड़ा हुआ था। महंत बार बार उनको समझाने का प्रयास कर रहे थे। वो ये तर्क दे रहे थे, वो कह रहे कि चाहे भले तुम्हें लग रहा है ये ठीक ना हो, लेकिन ये सब कुछ हमने तेरे भले के लिए किया है। यानी जो उनको अगवा किया गया, बंधक बनाया गया, ये उनको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो हम जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, इसमें बल्कि तुम्हारा ही भला है। तुम जिस धर्म संकट में पड़े हो, धर्म संकट क्या था कि मैं अपनी जमीन ठाकुर बाड़ी के नाम करूं या अपने भाइयों के नाम करूं। तो ये हरे काका धर्म संकट में पड़े हुए हैं कि किसको ना दूंगे। तो कह रहे कि ये तुम्हें अगवा किया गया, तुम्हें उस संकट से उबारने का काम किया गया, ये एकमात्र रास्ता है ये तुम्हें उस धर्म संकट से बाहर निकालने का। अब यहाँ एक तरफ तो ठाकुर बाड़ी के भीतर क्या काम चल रहा है, जबरदस्ती उनसे अंगूठे के निशान लगवाए जा रहे हैं, उनको पकड़ा जा रहा है। दूसरी तरफ क्या हुआ कि जो हरिहर काका के जो भाई हैं तीनों, वो कहाँ पहुंच गए, थाने पहुंच गए, पुलिस वाले के पास। सुबह होने से पहले ही वो जो है जीप पर सवार होकर ठाकुर बाड़ी पहुंच गए। जीप में एक तो तीनों भाई थे, दरोगा थे और पुलिस के 8 जो जवान थे, वो भी साथ वहां पहुंच जाते हैं। कहाँ पर, ठाकुर बाड़ी। जो पुलिस इंचार्ज था, वो उसने ठाकुर बाड़ी में आकर बाहर फाटक से आवाज लगाई, दस्तक दी। अंदर से पहले तो कोई जवाब नहीं आया। अब जो था, पुलिस के जो जवान थे उन्होंने चारों तरफ से ठाकुर बाड़ी को घेर लिया। अब ठाकुर बाड़ी बहुत बड़ी जगह थी और 4-8 लोगों के बस का नहीं था कि इतनी बड़ी हवेली को, इतनी बड़ी जो जमीन है, उसको घेरे में लिया जा सके। तो ठाकुर जमीन बहुत बहुत बड़ी थी, ठाकुर बाड़ी बहुत बड़ी, बहुत सारा हिस्सा था वहां पर जाट का। तो ऐसे में इतनी जगह पुलिस कैसे घेरती? 5-7 लोग ही तो थे, कम लोग थे। तो अगर छोटी होती तो आसान था घेरना, लेकिन इतनी बड़ी बात घेरना बड़ा था, विशाल काय आकार की सीमित जवान थे। लेकिन फिर भी जितना संभव हो उन्होंने घेरा डाला, अपने अपने से मोर्चे संभाल भी लिए उन्होंने।
भाइयों ने सोचा था कि जो पुलिस वाले हैं वो ठाकुरबाड़ी पहुंचेंगे तो जो ठाकुरबाड़ी के भीतर से हमले होंगे और साधु संत रंगे हाथ पकड़ जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब अंदर से कोई भी रोड़ा नहीं आया। शायद ये लगता था कि पुलिस वालों को आते उन्होंने देख लिया था, इसलिए ठाकुरबाड़ी के अंदर से कोई भी अब अस्त्र शस्त्र नहीं चला। जैसे जब ये पहले लोग आए थे, ये लोग काका हरि के हरि और काका जो भाई आए थे, तब तो ऊपर से पत्थर वत्थर चलने शुरू हो गए थे, है ना, गोलियां चलनी शुरू हो गई थी। लेकिन अब जब पुलिस आ गई थी तो अंदर से कोई गोली पत्थर कुछ नहीं चला, कोई गोली नहीं गई। शायद उनको पुलिस के आने की भनक मिल गई थी। सुबह होने में अभी थोड़ी देर थी। ठाकुर बाड़ी बार-बार रह-रह कर जो था बार-बार उनसे कह रहे थे कि फाटक खोलो, साधु संतोष समर्पण करने के लिए आत्मबल आवाज़ें लगा रहे थे। हालाँकि पुलिस वालों की तरफ से फायरिंग भी हुई थी, लेकिन ठाकुर बाड़ी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। सुबह हुई तो तड़के हुए हुए एक वृद्ध साधु ने ठाकुर बाड़ी का फाटक खोला। जैसे मंदिर के कपाट सुबह खोल दिए जाते हैं, उसी तरीके से सुबह जो है उठकर एक वृद्ध जो साधु था, उसने ठाकुर बाड़ी का फाटक खोल दिया। अब 80 वर्ष का जो वृद्ध था, उसकी अधिकांश कला लाठी से काँपते शरीर से वहाँ पहुँच गया। अब ठाकुर बाड़ी के बाहर जब फाटक में वो पहुंच गया तो पुलिस संसार सोचने लगे कि क्या अंदर कुछ और भी है क्या। अब उसे पूछा जा रहा है कि क्या हरे काका अंदर है, ठाकुर बाड़ी के महंत वगैरह पुजारी के अंदर साधु अंदर है कुछ। अब उस वृद्ध साधु ने कहा कि मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं पता। तो पुलिस इंचार्ज ने कई बार पूछा, डांट धमकी लगाई, लेकिन वो एक ही वाक्य कहता रहा, मुझे नहीं मालूम। लेकिन ऐसे वक्त में पुलिस के लोग जो मारपीट का सहारा लेकर घुड़वा लेते हैं। लेकिन इस वृद्ध बेचारे को क्या पीटते, क्या मारते, क्या वो करते। बेचारे चुप रहे, कुछ नहीं कहा। अब वो तलाशी करनी शुरू कर देते हैं। पुलिस का जो इंचार्ज था वो आगे चलता है, बाकी जवान उनके साथ पीछे चलते हैं और सारे जो है ठाकुर बाड़ी के अंदर जाके तलाशी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उनके बहुत सारे कमरे हैं। उन कमरों में छतों पे जाकर खूब छानबीन की जाती है और हर जगह पूछा जाता है। अब उनको कोई मिलता ही नहीं वहां पर। केवल जो एक वृद्ध साधु के अलावा कोई वहाँ है ही नहीं। ना वो सारे पुलिस लाठियाँ काटने वाले, पत्थर बरसाने वाले, गोलियाँ चलाने वाले कोई भी नहीं है, ना महंत दिखाई दे रहे हैं। अब हरे काका चिंता में पड़ गए, परेशानी भी थी, दुःख भी था कि उनको लगता था कि ठाकुर बाड़ी के जो महंत साधु है, कहीं हरे काका को कहीं और तो लेकर नहीं गए होंगे। अब क्या होगा? एक तो काफ़ी खर्चा करके वो पुलिस को यहाँ लेकर आए। पुलिस पहले आसानी से आती कहाँ थी पहले वाले ज़माने में। तो खर्चा पानी देने के बाद तो पुलिस को यहाँ लेके आए थे। अब यहाँ आने के बाद पहले तो मन में बड़ा गर्व महसूस कर रहे थे कि पुलिस आ गई है। अब तो जो है उनका भाई उनको आसानी से मिल जाएगा, घर ले जाएँगे और साधु संतों को जेल भिजवा देंगे। लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। ना महंत दिखाई दे रहे हैं, है ना? ना साधु संत दिखाई दे रहे हैं, ना उनका भाई, कोई भी नहीं है यहाँ पर। तो क्या किया जाए? अब वो चिंतित हो गई। कई जो कमरे थे बंद थे उनको खोला गया, उनकी तलाशी ली जा रही थी। कई कमरे जिनकी चिटकनी बंद थी उनको भी खोला गया, देखा गया। एक कमरा ऐसा था जिसमें बाहर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। अब पुलिस और हरे काका ने वहां सब एकत्रित हो गए, देखा कि इसकी कुंजी कहाँ है, कुंजी यानी चाबी कहाँ है। तो वृद्ध साधु ने मना कर दिया, कहते मेरे पास तो नहीं है। बहुत झाड़ू देकर पूछा है क्या इस कमरे में, तो उसका एक ही जवाब था कि अंदर तो अनाज रखा जाता है। अब पहले तो सोचा कि ताला तोड़ के देख लिया जाता है कि अगर अगर अनाज है कि क्या है, कहीं पीछे कुछ है तो नहीं। अभी वो सोच ही रहे थे, अंदर अंदर से अचानक से धक्के की सी आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई दरवाजे के भीतर है और किसी तरह से दरवाजे को वो धकेल रहा है। अब सभी जवान जो सतर्क हो जाते हैं। अब ताला तोड़ के कमरे को खोला गया। अंदर भीतर क्या देखा, काका हरी की स्थिति में। उसको देखकर भाइयों का खून खौल उठा। मगर उस ना तो वहाँ महंत थे, ना पुजारी थे, ना अन्य लोग थे, कोई उनको नज़र नहीं आया। अगर वो नज़र आते तो जीते जी उनको छोड़ देना, उनको इतना गुस्सा आया था। क्यों हरिहर काका अंदर थे, उनके हाथ-पाँव बंधे हुए थे, उनके मुँह में कपड़ा ठूँसा गया था। और ज़मीन पे लुढ़कते हुए किसी तरह से दरवाजे तक पहुँचे थे और पाँव से उन्होंने दरवाजे को धक्का दिया था। काका को फिर बंधन मुक्त किया गया, मुँह से कपड़ा निकाला गया और फिर जो थे हरि काका ने बताया कि जो ठाकुर बाड़ी के महंत पुजारी हैं, वो और साधु हैं, जबरदस्ती यहाँ लेकर आए। अब उनकी सारी काले करतूतों का पर्दाफाश कर दिया। यानी बता दिया कि वास्तव में ये साधु नहीं, ये तो डाकू लुटेरे हैं, कसाई हैं। इन्होंने उनको कमरे में बंद कर दिया और उनसे जो है कई सादे और लिखे हुए कागज पर जबरदस्ती अंगूठे के निशान लगवाए हैं। तो ये सारी घटनाओं की जानकारी जो थी हरिहर काका ने फिर उन को दी, पुलिस के इंचार्ज को दी, अपने भाइयों को दी। अब हरिहर काका का जो बयान था उस समय दर्ज किया गया। उनके शब्द-शब्द पे साधु की हर एक शब्द जो भी वो बातें बोल रहे थे हरि काका, उनके मन से जो था साधु के प्रति बड़ी घृणा और नफ़रत जो थी व्यक्त हो रही थी। उन्होंने कभी ज़िंदगी में कभी किसी के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोला था, लेकिन आज जो थे वो उनके खिलाफ बोल रहे थे। ठाकुरबाड़ी के जो महंत है, पुजारी है, साधु के बारे में इतना कुछ बोला उनके खिलाफ जो आज तक उन्होंने कभी नहीं बोला था। अब हरिहर काका जो है पुनः अपने भाइयों के परिवार के पास आ गए। उनके पास लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार उनको घर के दलान में नहीं रखा, बाहर बरामदे में नहीं बिठाया गया, घर के अंदर रखा गया। क्यों? वो कहते हैं ना कि कोई बहुत कीमती चीज़ होती है तो हम बाहर कहाँ रखते हैं, आँगन में रखते हैं क्या?
कीमती चीज़ों को हम छिपा कर अंदर रखते हैं, सहेज कर रखते हैं, ताकि कोई ले ना जाए, उसकी सुरक्षा करते हैं। अब हरियर काका जो है इन भाइयों के लिए कैसी है बहुमूल्य चीज़ हो गई है। अब उनको सुरक्षा दी जाने लगी है। सुरक्षा के नाते जितने सूरमा थे उनके पास, जो बड़े ऐसे थे, बॉडीगार्ड की तरह काम करने वाले, जो पहरा देने वाले होते हैं, उनको बुला लिया गया है। हथियार भी जुटा लिए इन भाइयों ने। अब 24 घंटे हरियर काका पर पहरा दिया जा रहा है। कोई भी काम होता है, अगर काका को हरे काका को अपने जो है वहाँ से भर घर से बाहर निकलना पड़ता है, यानी गाँव में कहीं जाना पड़ता है, तो ये लोग साथ देते हैं। चौबीसों घंटा पहरा तो दे रहे हैं। अगर घर से बाहर भी जाना पड़ जाएगा हरे काका को, तो जो है 3-4 लोग उनके साथ हथियार लेकर चलते थे आगे-पीछे। और रात को जब सोते थे हरे काका, तो ये भी लोग पहरा दिया करते उनके सोते समय भी। भाइयों ने अपनी ड्यूटी बाँध ली थी। जैसे आधे लोग एक बार सोते थे, आधे लोग पहरा देते थे, फिर दूसरे सोते, फिर दूसरे पहरा देते। मतलब ऐसे-ऐसे करके पहरा दे कर जो था उनकी रक्षा की जा रही थी हरे काका की। अब ठाकुरबाड़ी का दृश्य बदल गया। अब वहाँ पर एक से एक खूंखार लोग और आके रहने लगे। साधु संत तो रहने वाले ही थे। महंत ने कुछ और खूंखार लोगों को भी बुला लिया ठाकुरबाड़ी में रहने के लिए। ये लोग ऐसे थे जिनको देखकर डर लगता था। यहाँ तक कि गाँव के जो बच्चे थे उन्होंने अब ठाकुरबाड़ी की ओर जाना बंद कर दिया था। और हरे काका के संबंध में अब गाँव जो था 2 हिस्सों में बँट गया था। लोग अलग-अलग तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे। ये तो 2 वर्ग के ही थे। एक महंत की तरफ मिले हुए लोग थे, एक जो थे हरे काका की तरफ थे, उनके भाइयों के पक्ष में थे। तो ये अलग-अलग प्रतिक्रियाएँ व्यक्त करते रहते थे। हरे काका जो थे कहने को तो सीधे-साधे भोले-भाले इंसान थे, लेकिन समय के साथ-साथ अब जो थे वो कुछ ज्ञानी हो गए थे, जान गए थे, चतुर चालाक के समझ गए थे, महसूस करने लग गए थे कि जो आदर सम्मान मिल रहा है, अब भाई के पास भी तो सम्मान मिल रहा है ना, भाई उनको सहेज के रख रहे हैं, उनकी हिफाज़त कर रहे हैं, उनके आस-पास जो है अंगरक्षक रखे गए हैं। तो वो समझ गए थे ये जो व्यवहार बदल रहा है, जो इतनी सुरक्षा प्रदान की जा रही है, ये भी तो जायदाद के लिए है। केवल इसलिए थोड़ा कि उनके सगे भाई हैं इसलिए उनकी हिफाज़त की जा रही है, बल्कि उनकी हिफाज़त इसलिए की जा रही है क्योंकि उनके पास जायदाद है। अगर ये जायदाद ना होती तो ये भाई भी उनको ना पूछते। बिना जायदाद के गाँव कौन पूछता है? तो हरे काका को अब साफ नज़र आने लगा था, यानी दोनों का भेद समझ में आ गया था। मन की जो चिकनी-चुपड़ी बातें थी वो भी समझ में आ गई थी। जो भाइयों का जो व्यवहार था वो भी अब उनको समझ में आने लग गया था। हरे काका जान चुके थे कि जो महंत है केवल चिकनी-चुपड़ी बातें करता है, ये वास्तव में कुछ साधुनी ढोंगी है। ठाकुर जी के नाम पर बस केवल ये अपना पेट भरना जानते हैं। धर्म और परमार्थ से इनको कोई मतलब ही नहीं है। अपने निजी स्वार्थ के लिए पूजा-पाठ का ये लोग ढोंग करते हैं। चाहे वो महंत हो, पुजारी हो, अन्य सहयोगी, साधु के बाने में रहते हैं। जानिए साधु कैसे वस्त्र पहन के रहते हैं, लेकिन है कैसे लोभी, लालची, कुकर्मी है। ये छल-बल से किसी भी तरह से दूसरों का धन अर्जित करना चाहते हैं और बिना परिश्रम के मेहनत किए आराम से वो जीवन बिताना चाहते हैं। तो इन्होंने जो इनके घृणित इरादे हैं, इसके लिए उन्होंने ठाकुरबाड़ी को अपना माध्यम बना लिया है। अब इस तरह से उनका जो था हरे काका के मन पर इनका विश्वास हट चुका था। उन्होंने तय कर लिया था कि वो कभी भी महंत को अपने पास नहीं फटकने देंगे और साथ ही उन्होंने ये भी तय कर लिया था कि अपने जीते जी अपनी जायदाद वो जो है अपने भाइयों के नाम नहीं करेंगे। अगर भाइयों के नाम कर देंगे तो दूध की मक्खी की तरह उनको निकाल फेंकेंगे। कोई उनको पूछेगा नहीं। तो बुढ़ापा जो उनका फिर कैसे बीतेगा? तो बुढ़ापा अगर बिताना चाहते तो जायदाद इनके नाम ना की जाए, क्योंकि वो पूछेगा नहीं फिर कोई। अब हरिहर काका एक तरफ तो ये सोच रहे थे, दूसरी तरफ वातावरण कुछ और तैयार हो रहा था। ठाकुर बाड़ी से जिस दिन वो वापस आए थे, अब जो था सारे जो सगे-संबंधी नाते रिश्तेदार हैं, वो किसी तरीके से ये चाहते हैं कि हरिहर काका जो है अपनी जायदाद को अपने भतीजों के नाम कर दें। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, जो महंत है उसकी गिद्ध दृष्टि, यानी गिद्ध पक्षी जैसे हड़प जाता है, खा जाता है, जीवों को खा जाता है, तो उसकी जो नज़र जो है वो इनके ऊपर पड़ी हुई है, वो महंत को छोड़े इसको हरिहर काका को छोड़ेंगे नहीं। तो हरे काका पर जो मौत मंडरा रही है, किसकी वजह से? महंत की वजह से। तो इससे मुक्ति पाने का एक ही तरीका है कि वो अपनी जायदाद अगर भतीजों के नाम कर देते हैं, तो फिर महंत इनको कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं कहेगा। सुबह-शाम अब घर में यही चर्चा होती रहती है। लेकिन हरिहर काका साफ नकार जाते हैं, मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरी जायदाद अपने आप इस परिवार को मिल जाएगी, तो लिखने का क्या ज़रूरत है? जो महंत ने अंगूठे के निशान लगवा भी दिए थे, उसके खिलाफ तो उन्होंने मुकदमा दर्ज कर ही दिया। तो महंत को तो ज़मीन मिलेगी नहीं। अब ज़मीन मिलेगी किसे? मृत्यु के बाद इनके भाइयों को मिलेगी। भाई पहले तो बहुत समझाते रहे, लेकिन समझाते-समझाते हार गए। जब हार गए तो अब उन्होंने रूप बदल दिया। डाँटना शुरू कर दिया, दबाव देना शुरू कर दिया। हरे काका जो है राज़ी नहीं हो रहे थे। उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि मैं ज़मीन अपनी नहीं दूँगा जीते जी। अब भाइयों ने अपना रूप बदलना शुरू कर दिया। कैसा रूप? महंत जैसा। जैसे महंत और उसके सहयोगियों ने रूप धारण किया था, वैसा ही रूप जो अब इनके भाइयों ने धारण कर लिया।
हरिहर काका को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता था कि ये वही उसके अपने सगे भाई हैं, जो कभी उसकी सेवा के लिए, सुरक्षा के लिए तैयार रहते थे। उसे अपने से बिल्कुल अलग नहीं कहते थे। हरिहर काका की नींद से सोते थे, उसकी नींद से जागते थे। यानी जब हरिहर काका सोते तो उनके साथ सोना, उनके साथ जागना, चौबीसों घंटे उनका पहरा देना, हथियार लेकर उनके सामने खड़े रहना। आज वही हथियार उनके सामने फिर लेकर खड़े हैं। किस लिए? जबरदस्ती उनसे हस्ताक्षर करवाने के लिए, अंगूठे के निशान लगवाने के लिए। और क्या धमका रहे हैं? कि देखो सीधे-साधे जो है, आप सीधे मन से जो कागज़ों पर जहाँ-जहाँ ज़रूरत है वहाँ अपने अंगूठे के निशान बना दो। अगर ऐसा नहीं करते, तो यहीं दर्द घर के अंदर मार कर गाड़ देंगे और गाँव को सूचना तक भी नहीं मिलेगी। अब ये वही सगे भाई हैं, जो कभी पहरा देते थे, खाने-पीने का ध्यान रखते थे। यही भाई अब धमकी दे रहे हैं कि सीधे से कागज़ पे साइन नहीं करोगे, हस्ताक्षर नहीं करोगे, हमारे नाम जायदाद नहीं करोगे तो क्या करेंगे, तुम्हें यहीं गाड़ देंगे और किसी को भनक नहीं पड़ेगी। अगर पहले बात होती ना तो हरे काका डर जाते थे। लेकिन अब परिस्थिति बदल गई थी। अब हरे काका नहीं डरे। वो कहते हैं अज्ञानता की स्थिति में मनुष्य डरता है मृत्यु से, भय रहता है। लेकिन जब समझ आ जाती है बातों की, तो डर धीरे-धीरे खत्म हो जाता है। अब इतने परिस्थितियों से वो गुजर चुके थे। महंत वाली स्थिति को भी देख चुके थे, भाइयों की स्थिति को देख चुके थे। अब वो समझ चुके थे कि ये मृत्यु का तो कोई डर उनको है ही नहीं। हरी काका ने सोच लिया कि ठीक है मरना है तो मार दो, ठीक है, लेकिन मैं अपनी ज़मीन आपके नाम नहीं करूँगा। अपनी ज़मीन लिखकर मैं रमेश्वर की विधवा की तरह शेष जीवन घुट-घुट कर नहीं जीऊँगा। अब उनके गाँव की कोई व्यक्ति था रमेश्वर, उसकी विधवा ने क्या किया था जब वो रमेश्वर नहीं रहे थे, तो लोगों के लोग बहला-फुसलाकर जो थी ज़मीन अपने नाम लिखवा दी थी भाइयों ने। शुरू में तो खूब आदर-सम्मान मिला था, लेकिन जब बेचारी बूढ़ी हो गई थी, तो 2 जून का खाना देना भी उनको अखरने लगा था, बुरा लगने लगा था। तो बड़ी दुर्गति हो गई थी, उस रमेश्वर की जो विधवा थी उसकी। तो उसकी दुर्गति को देख के लोग जो गाँव के लोग शहर जाते थे। अब हरे काका ने सोच लिया कि मैं अपनी ऐसी दुर्गति नहीं बनाऊँगा जैसे दुर्गति उस विधवा ने बनवाई थी। तो मैं जो है अपनी ज़मीन उनके नाम नहीं करूँगा, अंत में चाहे कुछ भी होता रहे। अगर अंत समय तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पाँव पखारे तो इसके लिए क्या है, मैं अपनी ज़मीन इनके नाम नहीं करूँगा। अब ये हरे काका के सामने गुस्से में खड़े हैं, गरज रहे हैं। हरिहर काका भी चिल्ला रहे हैं, कहते ठीक है मैं अकेला हूँ तो क्या हो तुम इतने सब हो तो ठीक है मार दो मुझे, मैं मर जाऊँगा। लेकिन जीते जी ज़मीन का एक हिस्सा भी नहीं दूँगा। अब वो चिल्ला-चिल्ला के बोल रहे थे, खूब तुम सब जो है वैसे ही हो जैसे महंत पुजारी उनमें तुम्हें कोई अंतर नहीं है। देखते कैसे नहीं लिखोगे अब भाई धमका रहे हैं। लिखना चाहो तो लिख दो, हँस कर लिखो, रो कर लिखो, तुम्हें ये तो करना पड़ेगा। अब उनकी हाथापाई शुरू हो गई। अब हरिहर काका जो थे घर से बाहर निकल भागना चाहते थे, लेकिन भाइयों की मदद मजबूत थी। वो प्रहार करते रहे, अपने आप को बचाने का प्रयास करते रहे, लेकिन हरिहर काका अकेले थे, उनसे जुड़ने में असमर्थ हो रहे थे, तो उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। जब हरिहर काका तेजी से चिल्लाए, तब भाइयों को एकदम से ख्याल आया कि अरे हमें तो उसका मुंह बंद कर देना चाहिए था, क्योंकि शोर तो घर के बाहर जाएगा ना। तत्क्षण उन्होंने मुंह तो बंद कर दिया, लेकिन तब तक हरिहर काका की जो चीखे चिल्लाने की आवाज थी वो बाहर तक पहुंच गई, गांव के लोगों तक पहुंच गई। लोगों को समझ में आ गया। अब जो थे जो अड़ोसी-पड़ोसी वाले लोग थे वो दलान में जुटने लगे, आस-पास आने लगे। जो ठाकुर बाड़ी के जो पक्षधर थे, वहाँ तक खबर पहुँचाई गई कि अंदर स्थिति क्या चल रही है। तो वो लोग भी यहाँ उपस्थित हो गए कि हरिहर काका के परिवार के नाते रिश्ते वाले वो ज़मीन उनके नाम लिखवाना चाहते हैं। हालाँकि कुछ लोग समझाने का प्रयास कर रहे थे कि परिवार का मामला है, ये निपटा देना चाहिए। लेकिन महंत ने फुर्ती दिखाई, तत्काल जो था वहाँ पहुँच गए वो। अब महंत ने क्या किया कि पुलिस वालों को लेके आ गए। पहले तो जो था हरिहर काका के जो भाई थे वो पुलिस को लेके महंत के यहाँ गए थे, ठाकुर बाड़ी में गए थे। अब स्थिति बदल चुकी थी। अब महंत जो थे वो पुलिस को लेकर आ गए थे, वहाँ पर पहुँच गए थे। ये अब परिवार का मामला नहीं है, मार-झगड़ शुरू होने वाली है, तो ये पुलिस का मामला बनता है। घर की तलाशी ली गई। अब हरिहर काका घर से फिर से मिले, कैसे बदतर हालत में। जिस हालत में उनको ठाकुर बाड़ी से बरामद किया गया था, उसी हालत में अब हरिहर काका अपने घर में थे, अपने भाइयों के पास थे, वैसे ही बंदी बने हुए। तो पुलिस आई, उनको उन्होंने बंधन मुक्त किया, उनको सुरक्षा प्रदान की गई और उन्होंने बता दिया कि उनके भाइयों ने भी क्या-क्या जुर्म किए हैं। ज़बरदस्ती उनके कागज़ों पर उन्होंने अंगूठे के निशान लगाए, खूब मारा-पीटा है, बहुत दुर्गति की है। अब अगर थोड़ी देर पुलिस ना आती तो शायद जान से मार देते। हरे काका ने अपनी पीठ, माथे, पाँव के निशान दिखाए जहाँ-जहाँ चोटें पड़ी हुई थी। और देख के बहुत से लोग घबरा रहे थे, काँप रहे थे, समझ नहीं आ रहा था क्या हो। और ये सब कहते-कहते वो बेहोश भी हो गए थे। फिर पानी का छींटा डाला गया, उनको होश लाया गया। तब तक जो थे भाई और भतीजे तो पुलिस के हाथे चंपत हो गए थे। 2-4 नाते रिश्तेदारों को पकड़ के लेके गए। बाकी सारे तब तक जो थे फरार हो चुके थे। हरिहर काका के साथ जो घटी घटना थी उनमें ये सबसे बड़ी अंतिम घटना थी। अब इसके बाद जो था हरिहर काका जो थे अपने परिवार से भी अलग रहने लगे। उनके सुरक्षा के लिए राइफलधारी 4 पुलिस जो थे के जवान जो तैनात किए गए।
और इसके लिए हालांकि प्रयास किसने किए? उनके भाई और महंत ने मिलकर किए। असल में जो भाई थे उनको चिंता थी कि हरिहर काका अकेले रहेंगे तो जो ठाकुरबाड़ी के महंत हैं उनके लोग फिर से आकर इनको अगवा कर जाएंगे फिर उनको। और दूसरी तरफ जो था महंत को चिंता थी कि अगर हरिहर काका अकेले रहेंगे तो उनके भाई फिर से उनको दबोच लेंगे और फिर ज्यादा करेंगे। तो ऐसे में दोनों को एक दूसरे के लिए चिंता हो रही थी। तो हरिहर काका को जो पुलिस से सुरक्षा मिल रही है लगते थे पर्दे के पीछे मन के पीछे से जो लिया। अब दिखाई तो दे रहा है कि पुलिस पहरा दे रही है, वास्तव में पुलिस पहरा किस लिए दे रही थी? सजग कौन है? पुलिस को कहा किसने था? दोनों तरफ से कहा गया था। तो नेपथ्य कहाँ से मिल रही थी? भाइयों से और महंत से, दोनों तरफ। वही पैसे खर्च करके जा रहे थे। एक व्यक्ति ऐसा जिसकी सुरक्षा के लिए गांव में 4-4 पुलिस के जवान नियुक्त कर दिए गए हों। सोचने वाली बात है। लेकिन कहते हैं कि वास्तव में जहां तक मैं समझता हूँ कि जो ये सुरक्षा है काका की, पुलिस की तरफ से सुरक्षा मिल रही है, ये वास्तव में आपस में इन दोनों से सुरक्षा मिल रही है। ठाकुर बाड़ी की तरफ भाइयों से दोनों तरफ से उनको सुरक्षा मिल रही है। अगर अकेले पड़ जाएँगे, तो हो सकता है ठाकुर बाड़ी के लोग हमला कर दें या भाइयों के हमला कर दें। तो दोनों तरफ से उनको सुरक्षा मिल रही है। तो ठाकुर बाड़ी के संत और भाई दोनों ही सजग हैं और हालाँकि वो कोशिश कर रहे हैं कि ज़ोर-ज़बरदस्ती ना की जाए, किस तरह से दोबारा से फिर से सद्व्यवहार किया जाए, मधुर व्यवहार किया जाए, उनका ध्यान आकर्षित किया जाए। दोनों दल कोशिश में लगे हुए हैं कि वो हमारे पक्ष में आ जाएँ। अब एक तीसरी घटना घट रही है। गाँव में एक नेताजी हैं। वो नौकरी तो करते नहीं, खेती-बाड़ी नहीं करते, 12 महीने में मौज-मस्ती करते हैं। जो नेता जो होते हैं, उनके पास क्या होता है, राजनीति की जादुई छड़ी होती है। अपने राजनीति के चाले चलते रहते हैं वो। अब ये ध्यान उनके पास भी आ गया कि हाँ, हरिहर काका कोई हैं, उनके पास बहुत ज़मीन है, काफ़ी कुछ है, ये सब जान के। तो कुछ लोगों को लेके, विशिष्ट लोगों को लेकर उनके पास पहुँच गए, एक खास प्रस्ताव लेकर। उन्होंने कहा कि तुम अपनी ज़मीन जो है, वो गाँव के लिए एक विद्यालय खोलने के लिए दे दीजिए। गाँव में एक हाई स्कूल खोल दिया जाता है, बच्चों को लाभ मिलेगा, तुम्हें याद किया जाएगा और विद्यालय का नाम तुम्हारे नाम से रखा जाएगा, हरिहर उच्च विद्यालय। तो ये सुझाव जो था नेता ने दिया और ऐसे में तुम्हारा नाम भी अमर हो जाएगा, ज़मीन का सदुपयोग हो जाएगा, गाँव को एक जो स्कूल मिल जाएगा और हरिहर काका के ऊपर अब उसका रंग भी नहीं चढ़ा। किसका? नेताजी का। नेताजी ने समझाने का प्रयास किया था, कि इस तरह से ज़मीन अगर विद्यालय के नाम हो जाएगी तो लोग याद रखेंगे हमेशा के लिए। लेकिन निराश होकर नेताजी को जाना पड़ गया। अब हरिहर काका का जो है के संबंध में गाँव में हमेशा चर्चा रहती है। वो चर्चाओं का केंद्र बन गया है। चाहे गाँव के खेत खलिहान हो, अलाव अलाव यानी आग जला के जब बैठते हैं ना आग सेकने के लिए सर्दियों में, तो अलाव जल रहे हैं, बगीचे, बरामदे, जहाँ बरगद के पेड़, जहाँ भी लोग मिल जाते इकट्ठे 2-4 तो हमेशा इन पे चर्चा होती। अब ये घटना ऐसी थी जो चर्चा के योग्य थी और विचारणीय भी थी। इसके अलावा उनके पास कोई घटना नहीं थी, गाँव में छोटी-मोटी घटना घटती रहती है, लेकिन ज़्यादातर प्रसंग किसका रहता था? इन्हीं काका का रहता था। हर बार इन्हीं की बात छिड़ जाती, अंत तो समझ में नहीं आता क्या? लोग तरह-तरह की संभावना लगाते रहते थे, राम जाने क्या होगा? दोनों ओर के लोग जो है अंगूठे के निशान लगाने के लिए तैयार हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है? हरिहर काका ने अपने बयान भी दर्ज करा दिए कि दोनों को उत्तराधिकारी नहीं मानते हैं, दोनों के लिए अंगूठे का निशान नहीं वो नहीं लगाएँगे। तो उनके बाद ही कोई हकदार बनेगा, वो बताना नहीं चाहते कि कौन बनेगा। लोगों के बीच में बहस चल रही है। तो उत्तराधिकारी जो कानून है, वो जो लोग जितने जानते हैं वो 10 गुना उगल देते हैं। यानी हर कोई अपने-अपने तरह से समाधान खोजने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन इस रहस्य का अंत नहीं हो रहा। बहुत सारी आशंकाएँ जन्म ले रही हैं। बहुत सारी बातों को नज़रअंदाज करने की कोशिश किया जा रहा है। दोनों पक्ष अपने-अपने ढंग से बात कर रहे हैं कि आखिर इसका उत्तराधिकारी बनेगा कौन? भाई बनेंगे या ठाकुर बाड़ी वाले लोग बनेंगे? कौन होगा? सबसे अच्छा कौन करेगा? इस तरह की लगातार चर्चा होती रहती है। जो ठाकुर बाई के जो साधु संत हैं और काका के भाई हैं, वो हर तरह से खोज खबर लेने की कोशिश करते हैं। ज़रा-सी बात फैलती है पूरे गाँव में एक साथ फैल जाती है। खबर सच्ची हो या झूठी हो, कोई भी चर्चा करता है, तो उस खबर को नमक मिर्च लगा के, चटकारा लगा के आगे बढ़ा दिया जाता है। अब चर्चाएँ कौन-कौन सी चलती हैं उन लोगों के बीच में, वो देखने वाली बात है। अब एक खबर आती है कि अगर जो है, महंत और हरिहर काका के भाई इस बात पे अफ़सोस कर रहे हैं कि अंगूठे के निशान लगाने के बाद अगर उन्होंने हरिहर काका को खत्म कर दिया होता, तो बात आगे ही नहीं बढ़ती। यानी ये मसालेदार बात लोगों के चर्चों का विषय है, लोग आपस में बातें करते हैं। ये लोग इस तरह के सोचते हैं। महंत ये सोचता है और हरिहर काका ये सोचते हैं, ये त्रिक्रम लड़ाई जा रही है, नमक मिर्च लगा के बातों को फैलाया जा रहा है गाँव के लोगों के द्वारा। कि क्या किया जाए? क्या हो सकता था? अगर मार ही देते अंगूठे के निशान लगाने के बाद, तो मामला बढ़ता ही नहीं। अब एक और खबर चल पड़ी है वहाँ पे गाँव में कि अगर हरिहर काका मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और जब मृत्यु को प्राप्त होंगे तो उनको तो अग्नि कोई देगा ना, दाह संस्कार करेगा। तो कौन करेगा? जो उत्तराधिकारी होते हैं वही दाह संस्कार करता है। तो क्या ठाकुरबाड़ी के साधु संत है वो करेंगे या महंत के या जो भाई है हरिहर काका के भाई वो करेंगे। अब इस मामले में भी हो सकता है काफ़ी लड़ाई झगड़ा हो जाए।
दोनों पक्ष ये सोचे कि इनका जो है दाह संस्कार हम करेंगे और हो सकता है उनकी लाश को हस्तगत ग्रहण करने के लिए खून की या नदियां बह जाए, क्योंकि जो दिन का दाह संस्कार करेगा उत्तराधिकारी वो मान लिया जाएगा और उत्तराधिकारी वो होगा तो जमीन जायदाद उसके नाम हो जाएगी। तो ये आशंका हो रही है कि अगर मृत्यु को प्राप्त हो जाती है तो ये जमीन जो है तो इसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा, दाह संस्कार कौन करेगा। अब गांव में एक और तीसरी खबर फैल चुकी है। वो तीसरी खबर क्या है कि हरे काका की अगर मृत्यु होती हो रही है, मृत्यु के बाद उनकी ज़मीन उनके भाइयों को मिल जाए, इसके लिए वो कुछ तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या तैयारी कर रहे हैं कि गाँव में वहाँ पर उस इलाके का एक डाकू बहुत मशहूर है, बुट्टन सिंह नाम है। तो कहते हैं कि इन लोगों ने जो है उससे बात पक्की कर ली है। किसने? हरिहर काका के भाइयों ने। वो ये बात पक्की कर ली है कि वो जो है जो 15 बीघे ज़मीन जो है, उसमें से 5 बीघे जो है बुट्टन को दे देंगे और वो जो है ये सारी जगह ले लेगा उनके से। तो ऐसे में बुट्टन ने ऐसे भी 2-3 मामले पहले भी निपटाए हैं। तो खूबसूरती बोलती है उनकी। अब एक और खबर और फैल गई है, चौथी खबर है। वो खबर ये है कि हरि महंत ने ये निर्णय लिया है कि जब हरिहर काका की मृत्यु होगी तो वो क्या करेंगे, देश भर के कोने-कोने से जो साधु बाबा होते हैं नागा, उनको बुला लेंगे ताकि वो दबाव डालेंगे और ज़मीन जो है फिर ठाकुर बाड़ी के नाम हो जाएगी। तो सारा रहस्यात्मक, भावनात्मक खबरों का से सारा आकाश जस्ट आच्छादित हो गया। ये ढक गया, गाँव का जो आकाश है इन सारी खबरों से ढका हुआ है। प्रतिदिन जो है मामला जो दिन प्रतिदिन गहरा होता रहता है, आतंकी बनता रहता है। सभी सोचते हैं कि जो हरिहर काका है क्या अमृत पीकर तो आए नहीं है। मृत्यु को एक ना एक दिन तो इनको मृत्यु प्राप्त होगी और अगर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो उस दिन गाँव में बड़ा भयंकर विस्फोट होगा। बहुत भयंकर तूफान को झेलना पड़ेगा। तब क्या होगा, कुछ होगा कह नहीं सकते लेकिन छोटी नहीं बहुत बड़ी-सी एक लड़ाई होने वाली है। वो कहते हैं अगर ये लड़ाई होती है तो जाने-अनजाने में पूरा गाँव इसकी चपेट में हो जाएगा। सब लोग भीतर ही भीतर डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि क्या होगा। हालाँकि वो जो है इस घटना को टालना चाहते हैं कि ऐसी खबर फैले ही ना। लेकिन अभी क्या हो सकता है कह नहीं सकते। हाँ, फिलहाल ये हो रहा है कि जो हरिहर काका जो हैं, वो इन दिनों बिल्कुल मौन हो गए हैं। एकदम गूंगे से बन गए, कुछ नहीं कहते। अपनी ज़िंदगी के शेष दिन काट रहे हैं। उन्होंने नौकर भी रख लिया, वही उनके लिए खाना-वाना बनाता है। ज़मीन की जो आती है फसल वगैरह, उससे क्या करते हैं गाँव के लोग ये जो हैं, जो उनके यहाँ रह रहे हैं जवान, वो मौज-मस्ती कर रहे हैं। और खुद तो ये गूंगेपन का शिकार हो गए, कुछ बोलते नहीं, कहते नहीं। बस खुली आँखों से जो है आकाश को निहारते रहते हैं, कुछ कहते सुनते नहीं है। लेकिन जो पुलिस के जवान हैं, वो अब मौज-मस्ती कर रहे हैं, हरिहर काका के पास रह रहे हैं, उनके खर्चे पर मौज धन उड़ा रहे हैं। खूब वक़्त का खाना-पीना, अच्छा भोजन उनको मिल रहा है 2 जून का, तो उनके ऐशो-आराम हो रहे हैं। तो ये जो ऐशो-आराम मिल रहा है उनको फौजियों को, जो पुलिस के जवान वहाँ ठहरे हैं, वो हरिहर काका की ज़मीन की वज़ह से मिल रहे हैं और हरिहर काका इस समय क्या है, मौन धारण कर चुके हैं। तो बच्चों प्रस्तुत पाठ हरिहर काका के माध्यम से लेखक हमें इस बात से अवगत कराना चाहता है कि आज का मनुष्य कितना स्वार्थी हो गया है। हालाँकि हमें घर परिवार चाहिए, नाते रिश्ते चाहिए जीवन जीने के लिए, लेकिन कभी-कभी ऐसा परिस्थितियाँ आ जाती हैं कि जो स्वार्थी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो अपने ऐसे रिश्तेदारों को घर से बाहर कर देते हैं। कभी-कभी तो बुजुर्ग माता-पिता को ही जो है युवा बच्चे बाहर कर देते हैं, वृद्धाश्रम तक पहुँचा देते हैं और कभी कोई अकेला हो तो उसकी ज़मीन जायदाद अपने नाम कर देते हैं, उसका बुढ़ापा काटना मुश्किल हो जाता है। दूध की मक्खी की तरह उनको निकाल देते हैं। तो हमारी स्वार्थी मनोवृत्ति के प्रति उसने अवगत कराया है। ये चिंतन का विषय है, आने वाले समय में हमें अपने परिवार के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये हमें सोचना है। आशा आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।